हेलो स्टूडेंट्स, मैं सपना मित्तल भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जीव विज्ञान प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ और आज मैं आपको कक्षा 12 का बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर अध्याय आगे पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ाया था। मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रिया विधि। देखो, मैंने इससे पहले भी क्लास में आपको बताया था कि अगर हमें पुनर्योगज डीएनए मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रिया विधि अगर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप था वांछित डीएनए खंड का विलगन एवं वरण, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, आइसोलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। दूसरा स्टेप था वह डीएनए अणु का चयन एवं विलगन, आइसोलेशन ऑफ वेक्टर डीएनए, है ना। तो जो आपको मैंने इससे पहले क्लास में दोनों स्टेप समझाए थे कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, डीएनए की संरचना में फेरबदल करना। अगर हमें किसी सेल के अंदर डीएनए डालना है तो कहीं ना कहीं से डीएनए या जीन्स आइसोलेट भी करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, तभी तो किसी सेल के अंदर डालेंगे। तो पहले स्टेप में मैंने आपको समझाया था आइसोलेशन और सिलेक्शन कि हम किसी सेल से डीएनए को कैसे आइसोलेट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था वह डीएनए अणु का चयन, आइसोलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए, जो मेरे डीएनए को कोशिका के अंदर ले जाने का कार्य करेगा, ठीक है। और वह डीएनए अणु के रूप में किसे यूज किया जाता है, प्लाज्मिड को सामान्यतः। इसके अतिरिक्त बैक्टीरियोफेज वायरस को भी एज ए वेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेप है पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण, ठीक है। अब मेरे पास वांछित डीएनए खंड भी आ गया और मेरे पास वाहक डीएनए अणु भी आ गया। वाहक डीएनए अणु के रूप में किसे लिया है, प्लाज्मिड को। और कौन सी प्लाज्मिड दिखाई है मैंने आपको, PBr 322। मैंने आपको प्लाज्मिड की विशेषता बताई थी कि प्लाज्मिड में साइट होती है किसके लिए, जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो जीवाणु कोशिका को एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक के प्रभाव से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त ओरी साइट होती है, रिप्रोडक्शन साइट होती है और साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। किसके लिए साइट होती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए साइट होती है। अब मुझे क्या बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। मीन्स मुझे अपना डीएनए किसके अंदर डालना है, अपना जो वांछित डीएनए है, जो फॉरेन डीएनए है, जो मैंने किसी कोशिका से निकाला है, मुझे कहाँ डालना है, पहले वेक्टर सेल में। ये मेरा वेक्टर डीएनए अणु है, इसके अंदर डालना है। इसके अंदर डालने के लिए इस वाहक डीएनए अणु को भी हम उसी एंजाइम से, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करते हैं जिससे हमने इससे पहले स्टेप में किया था। कौन सा एंजाइम था वो, EcoR1, ठीक है। तो ट्रीट विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1। जैसे ही हम इसको ट्रीट करेंगे तो ये क्या करेगा, इस एंजाइम की विशेषता क्या है कि ये डीएनए को काटता है, ठीक है। और कैसा काटता है, स्टिकी काटता है। तो जैसे ही हम इसको ट्रीट करेंगे तो इसका जहां पर साइट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए, वहीं से डीएनए फ्रेगमेंट क्या हो जाएगा, कटकर अलग हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अपना एंजाइम अपना फॉरेन डीएनए इसके अंदर डालेंगे और फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा एंजाइम लगाएंगे यहाँ पर, लाइगेज, क्योंकि लाइगेज हमेशा डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। तो अपना डीएनए इसके अंदर डाल दिया और ये कौन सा डीएनए था, प्लाज्मिड। दोनों डीएनए आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, पुनर्योगज डीएनए अणु, ठीक है, पुनर्योगज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये वो प्लाज्मिड है जिसके अंदर हमारा जीन आ गया है, ठीक है। तो हमारा ये स्टेप पूरा हो जाता है, कौन सा, पुनर्योगज डीएनए अणु का। फोर्थ हमारा आता है पुनर्योगज डीएनए का परकोशी जीवाणु कोशिका में प्रवेश।
मैंने आपको बताया था ये जो प्लाज्मिड है वो कहाँ पाया जाता है, जीवाणु कोशिका से। मैंने इसे आइसोलेट कहाँ से किया था, जीवाणु कोशिका से ही। ठीक है, अब हमने इसके अंदर अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया है और इस प्लाज्मिड को हमें दोबारा कहाँ पहुंचाना है, बैक्टीरियल सेल के अंदर, जीवाणु कोशिका के अंदर, जिससे जीवाणु कोशिका के अंदर पहुंचकर क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, तो पुनर्योगज डीएनए को हम कहाँ पहुंचाएंगे, जीवाणु कोशिका में। इसकी कई टेक्निक हैं। सबसे पहला दिया है संवर्धन माध्यम से अंतर ग्रहण। संवर्धन माध्यम से अंतर ग्रहण कैसे करेंगे कि हमने क्या किया है, एक कल्चर मीडियम तैयार किया। कल्चर मीडियम संवर्धन माध्यम जिसमें जीवाणु कोशिका क्या करती है, वृद्धि करती है। वह माध्यम जिसमें जीवाणु कोशिका के लिए सभी पोषक पदार्थ क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिससे वो तेजी से वृद्धि करती है। अब हमने क्या किया, इस संवर्धन माध्यम में थोड़ा सा लाइसो एंजाइम डाल दिया और लाइसो एंजाइम से क्या हो गया, जो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति है वो कैसी हो गई, पारगम्य हो गई, उसकी पारगम्यता बदल गई। और इसी पोषक माध्यम में हमने क्या करा, इस प्लाज्मिड को भी डाल दिया। ये डाल रखा है, प्लाज्मिड भी सेल डाल रखी। अब जब जीवाणु कोशिका पोषक पदार्थों को ग्रहण करेंगी तो हमारी प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका के कहाँ चली जाएंगी, अंदर। जरूरी नहीं कि सब में जाए, कुछ जीवाणु कोशिका में दिखाई है इसलिए कुछ में मैंने नहीं दिखाई है। ठीक है, पोषक माध्यम से कहाँ पहुंच गई, पहले बाहर थी और पोषक माध्यम द्वारा कहाँ पहुंच गई, जीवाणु कोशिका के अंदर। एक विधि तो यह है कि पोषक कोशिका में इनका क्या हो गया, प्रवेश हो गया। दूसरा दिया है रूपांतरण, सेम ऐसे ही है लगभग। इसमें भी हम क्या करते हैं, जीवाणु कोशिका का कल्चर मीडियम तैयार करते हैं और इसमें लाइसो एंजाइम के स्थान पर हमने किसका यूज किया है, CaCl2 का, कैल्शियम क्लोराइड का। CaCl2 भी क्या करता है, कोशिका भित्ति की पारगम्यता को बदल देता है, जिससे जीवाणु कोशिकाएं पोषक पदार्थों के साथ साथ प्लाज्मिड का भी क्या कर लेती है, अंतर्गम। तो प्लाज्मिड कहाँ पहुंच जाता है, जीवाणु कोशिका के अंदर। ठीक है, तो पुनर्योगज डीएनए कहाँ पहुंच गया, होस्ट सेल के अंदर। ये तो जनरली हम किस में करते हैं, बैक्टीरिया में। जीवाणु कोशिका में जब हमको अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो पहुंचाना है तब हम इन टेक्निक का यूज करते हैं। पर सपोज मान लीजिए हमें किस में पहुंचाना है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, मीन्स जंतु कोशिकाओं में और पादप कोशिकाओं में हमें क्या पहुंचाना है, जो हमने फॉरेन डीएनए निकाला है, जो हमने वांछित डीएनए आइसोलेट किया है, वो हमें बैक्टीरियल सेल में नहीं डालना, हमें किस में डालना है, प्लांट्स में डालना है या एनिमल्स में डालना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक विधि दी है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं कि हम एक संवर्धन माध्यम तैयार करते हैं और इसके अंदर अपनी प्लांट सेल या एनिमल सेल, जिस सेल के अंदर भी हमें पहुंचाना है, ठीक है, वो सेल इस माध्यम में रख देते हैं और इसी माध्यम में हम प्लाज्मिड्स को भी डाल देते हैं। जो हमारी प्लाज्मिड है हमने उनको भी इसी में डाल दिया। अब जैसे हम इनमें करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये जो कोशिकाएं हैं इनकी पारगम्यता बदलेगी और हमारी प्लाज्मिड किसके अंदर, हमारा जो डीएनए है वो किसके, वांछित डीएनए है वो किसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, इन कोशिकाओं के अंदर। तो हमारी एक टेक्निक क्या है, इलेक्ट्रोपोरेशन की, वांछित डीएनए को उस माध्यम में रख देते हैं या उस माध्यम में डाल देते हैं जिसमें हमने किसी प्लांट सेल को या एनिमल सेल को रखा है और करंट पास करते हैं। जैसे ही करंट पास करेंगे पारगम्यता बदलेगी और हमारा जो वांछित डीएनए खंड है वो सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, एक विधि कौन सी हो गई, इलेक्ट्रोपोरेशन। इसके बाद दिया है माइक्रो इंजेक्शन। देखो जो माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक है वो जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल सेल्स में यूज करते हैं माइक्रो इंजेक्शन। और हम सब जानते हैं कि जैसे मानव है, मानव मल्टी सेलुलर एनिमल है, उसमें प्रत्येक कोशिका के अंदर जीन को पहुंचाना संभव नहीं है। ठीक है, नहीं पहुंचा सकते कि हम सोचे कि भाई हमारा जीन खराब है इस सेल का, नहीं। हम केवल जाइगोटिक फॉर्म में, जाइगोटिक अवस्था में ही जीन को क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन्स प्रवेश करा सकते हैं किसी सेल के अंदर। जैसे आपकी जाइगोट स्टेज में कि कोई भी कोशिका है, जैसे मैंने कोई भी होस्ट सेल कह सकते हैं, कोई भी पोषक कोशिका है हमारी, एनिमल सेल भी हो सकती है, प्लांट सेल भी, कोई जाइगोटिक सेल भी हो सकती है, जाइगोट एक कोशिकीय। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक का। माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक में क्या किया जाता है, एक
माइक्रोस्कोप कौन सा? स्टीरियोस्कोपिक डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। स्टीरियोस्कोपिक डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप पर हम क्या रखते हैं? अपनी सेल रखते हैं, अपनी होस्ट सेल जो भी हमारी पोषक कोशिका है उसको कहाँ रखते हैं? माइक्रोस्कोप में। और होल्डिंग पिपेट की सहायता से, होल्डिंग पिपेट कैसे होते हैं कि हम जैसे सक करेंगे हल्का सा तो ये क्या हो जाएंगे? चूषक दाब लगता है और ये क्या हो जाएगी? सेल क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो हम किसका यूज करते हैं? होल्डिंग पिपेट का यूज करते हैं, जिससे सेल क्या हो गई? स्थिर हो गई, अब हिलेगी नहीं। अब हम माइक्रोस्कोप में देखते हुए, जैसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हुए इंजेक्शन के थ्रू, ये इंजेक्शन दिखाया है मैंने, और इंजेक्शन की मिडल में हम क्या रखते हैं? अपना फॉरेन डीएनए। ये डीएनए मैंने कहाँ लिया है? यहाँ। ये डीएनए एक तरह से मान के चले कहाँ पर है? यहाँ पर हमारा वांछित डीएनए खंड है, और निडल के द्वारा हम सीधे इसे कहाँ डाल रहे हैं? कोशिका के केंद्रक में। कहाँ डाल देते हैं? कोशिका के केंद्रक में। तो वह डीएनए किससे जाकर जुड़ जाएगा? कोशिका के जो केंद्रक में उपस्थित डीएनए है उससे जाकर जुड़ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। जनरली इसका यूज करते हैं एनिमल सेल के लिए, ठीक है। इसके बाद एक मेथड है बायोलिस्टिक मेथड। बायोलिस्टिक मेथड क्या है? जनरली प्लांट्स में यूज करते हैं, पादप कोशिकाओं में यूज किया जाता है बायोलिस्टिक में। इसमें हम टंगस्टन की या सोने की छोटी छोटी धातु, टंगस्टन धातु या सोने की जो धातु है उसकी क्या लेते हैं? गोलियां लेते हैं छोटी छोटी, और उस पर अपनी डीएनए को, अपनी इस फॉरेन डीएनए को क्या कर देते हैं? लेपित कर देते हैं, ठीक है। जैसे बुलेट में, जैसे गन में क्या डालते हैं? गोलियां डालते हैं बंदूक में, और जैसे दबाते हैं पिस्टन तो गोली कहाँ जाती है? हमारे शरीर में, और चीरती हुई अंदर तक पहुंच जाती है। तो इसी टेक्निक का यूज किया गया है इसमें बायोलिस्टिक मेथड में। बायोलिस्टिक मेथड में छोटी छोटी किसकी? टंगस्टन धातु की हम क्या लेते हैं? गोलियां, और उन पर क्या करते हैं? अपने डीएनए को लेपित कर देते हैं। उसके बाद उन गोलियों को बायोलिस्टिक गन में डालकर, उस बंदूक में डालकर, और बम्बार्डमेंट करते हैं किस पर? होस्ट सेल पर, जिस कोशिका के अंदर पहुंचाना है। तेजी से दबा दबा के मारते हैं गोलियां, तो हमारी जो टंगस्टन धातु की गोलियां सीधे उसकी कहाँ जाती है? कोशिका के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो जनरली इस मेथड का यूज किसमें करते हैं? प्लांट सेल में। तो ये तीन विधियां सामान्यतः यूज की जाती हैं किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। और हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो कहाँ पहुंच जाता है? सेल्स के अंदर। भाई देखो, बैक्टीरिया में पहुंचाना है तो हमने यूज किया प्लाज्मिड का, और प्लाज्मिड द्वारा पहुंचा दिया। अगर हमें किसी पादप या जंतु कोशिका में पहुंचाना है अपने इस फॉरेन डीएनए को, तो हम प्लाज्मिड का यूज ना करके इन सब विधियों का यूज करते हैं, और फॉरेन डीएनए को कहाँ पहुंचा देते हैं? कोशिका के अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमारा क्या आता है? परिवर्तित कोशिका या प्लाज्मिड का चयन। अब हमारी ये मेथड तो सीधे है कि सीधे सेल के अंदर चला गया। अगर हमने अब यहाँ संवर्धन माध्यम में अपनी प्लाज्मिड को डाला है, अब हमें कैसे पता चले कि किस जीवाणु कोशिका में हमारा डीएनए आया है, हमारा वांछित डीएनए खंड आया है या नहीं आया है? इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले कि हम यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे पहले कि ये हमारा संवर्धन माध्यम, हम इन जीवाणु कोशिकाओं को दूसरे संवर्धन माध्यम में इधर दिखा देते हैं। इन जीवाणु कोशिकाओं को हम, ये हमारा कल्चर मीडियम, ये हमारा कल्चर मीडियम, और इसमें हम क्या करते हैं? कल्चर, ठीक है। ये जो सेल हैं इन जीवाणु कोशिकाओं के, इससे आगे के स्टेप बता रहे हैं। ये तो जंतु में है, अगर हम सिंपल यही प्रोसेस कर रहे हैं आगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमने इस संवर्धन माध्यम में कोई भी एंटीबायोटिक डाल दिया, जिसके रेजिस्टेंस जीन्स किसमें पाए जाते हैं? इस प्लाज्मिड के अंदर। एंटीबायोटिक डाल दिया, मान लीजिए आपने एम्पिसिलिन ही डाल दिया। एम्पिसिलिन क्या है? एक प्रतिजैविक। आपने इस संवर्धन माध्यम में, ये क्या है? कल्चर
कल्चर मीडियम, संवर्धन माध्यम, और इन जीवाणु कोशिकाओं को इस संवर्धन माध्यम में छोड़ दिया। ये जो जीवाणु कोशिकाएं वो कहाँ ट्रांसमिट कर दी, यहाँ कर दी। अब क्या होगा, केवल वे जीवाणु कोशिका ही जीवित रहेंगी जिनके अंदर ये प्लाज्मिड होगा, क्योंकि इसी के अंदर वो जीन है जो क्या है, प्रतिजैविक, जिसके पास क्या है, जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। अन्य सभी जीवाणु कोशिकाएं जिनमें ये जीन प्रेजेंट नहीं होगा वो सब क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो हमने क्या किया, परिवर्तित कोशिका या प्लाज्मिड का चयन कर लिया। अन्य सभी कोशिका, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं, हम इस कल्चर मीडियम में क्या डाल दें, एम्पिसिलिन डाल दें। हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, एम्पिसिलिन डाल दिया। एम्पिसिलिन डालते ही ये जीवाणु कोशिकाएं भी मर जाएगी, ये जीवाणु कोशिका भी मर जाएगी। कौन सी जीवाणु कोशिकाएं जीवित रहेंगी, जिनके अंदर ये प्लाज्मिड है। तो सिलेक्ट हो गया, चयन हो गया कि केवल कौन सी बैक्टीरियल सेल बची हैं, जिनके अंदर हमारा प्लाज्मिड है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप इसका पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का सबसे लास्ट स्टेप किसमें, 5वां, जीन क्लोनिंग। जो हमने जीन डाला है उसकी हम क्या कर रहे हैं, जीन क्लोनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या दिखाएंगे, जीन क्लोनिंग। 6 स्टेप आता है, जीन क्लोनिंग। ठीक है, और जीन क्लोनिंग कैसे होगी, जो हमारा बैक्टीरियल सेल है उसमें उसे चेंज करेंगे संवर्धन माध्यम में दूसरे में, और ये जो बैक्टीरियल सेल हैं ये जिनके अंदर हमारा प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ये बैक्टीरियल सेल हैं जिनके अंदर हमारी क्या है, प्लाज्मिड। ठीक है, जिनके अंदर प्लाज्मिड के अंदर हमारा क्या है, वांछित जीन, डिजायर्ड जीन है, और ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करने लगेंगी। एक प्लाज्मिड था एक व्यक्तिगत सेल में, एक से कितने हो गए, 2, 2 से कितने हो गए, 4। ऐसे ही प्रत्येक बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड क्या होंगे, बढ़ेंगे संख्या में, 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4। अगर ये रेप्लिकेट हो रहे हैं तो जो जीन हमने इसके अंदर डाला है उसकी भी क्या बन जाएंगी, बहुत सारी प्रतिलिपियां तैयार हो जाएंगी। ये इसका दूसरा डीएनए बैक्टीरियल सेल का, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, जीन लाइब्रेरी। ठीक है, हमारे पास जो हमारा जीन था, हमने जो जीन डाला है वो जीन की क्या बन गई, एक लाइब्रेरी बन गई। ये एक खंड था और कितने सारे खंड बन गए। बिल्कुल बनने वाली जो जीन्स होंगे वो जो आपके पेरेंट जीन है उसके बिल्कुल समान होंगे, इसलिए हम इन्हें कहते हैं क्लोन्स। ठीक है, या cDNA, क्लोनिंग डीएनए है ये, जिसकी बहुत सारी प्रतिलिपियां किसके अंदर बन गई हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, ये तो वहां तक हो गया। अगर हमें लेबोरेटरी तक करना है कि लेबोरेटरी में हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया, पर हमने बायोटेक्नोलॉजी का उद्देश्य बताया था कि हम क्या करते हैं, जैविक कारकों का प्रयोग करके लाभदायक उत्पादों का औद्योगिक स्तर पर निर्माण करते हैं, और औद्योगिक स्तर पर उत्पादों का निर्माण करने के लिए हम इन जीवाणु कोशिका का जो संवर्धन करते हैं वो कहाँ करते हैं, लार्ज स्केल पर बायो रिएक्टर्स में। बायो रिएक्टर्स में कैसे करते हैं, औद्योगिक संस्थानों में बड़े बड़े क्या बनाए जाते हैं, सिलेंडर। बहुत बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं जिनकी कैपेसिटी 100 से 1000 लीटर तक होती है। ऐसे बड़े बड़े सिलेंडर बनाए जाते हैं। इन सिलेंडर्स को हम क्या कहते हैं, बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर ये तो इस लेबोरेटरी में कल्चर माध्यम तैयार किया। इन बायो सिलेंडर्स में जीवाणुओं का कल्चर मीडियम ही भरा जाता है, जीवाणुओं का संवर्धन माध्यम ही भरा जाता है, और इनकी जो कैपेसिटी है बायो रिएक्टर की 100 से 1000 लीटर तक होती है। इस 1000 लीटर तक इसमें क्या भरा जाता है, जीवाणु का संवर्धन माध्यम।
और इन सिलेंडर्स में देखो कुछ सिलेंडर्स ऐसे होते हैं जिनमें विडोलक लगाए जाते हैं। विडोलक मीन्स कि ये हिलते रहते हैं, चक्री लगाते हैं, ऐसे हिलते रहेंगे, घुमाएंगे तो ये हिलेंगे ऐसे, जिससे एयरेशन होता रहता है, वायु घूमते रहेंगे तो एयर। साथ ही इसमें व्यवस्था की जाती है किसकी, ऑक्सीजन की जाने की। साथ ही इस रिएक्टर की पीएच मेंटेन रखी जाती है कि एसिडिक ना हो जाए, ज़्यादा बेसिक ना हो जाए। और इसके अंदर इसको हम अपनी बैक्टीरियल सेल को क्या करते थे, डाल देते हैं। तो ये जो बैक्टीरियल सेल है वो कहाँ कल्चर हो जाती है, वो यहाँ। और जब ये बैक्टीरियल सेल जो हमने इसके अंदर जीन अपना डाला है, जब ये बैक्टीरियल सेल का ये जीन क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, तो वो प्रोटीन बनता रहता है कहाँ पर, बायोरिएक्टर्स में। और उस प्रोटीन को हम क्या करते रहते हैं, अलग करते रहते हैं। ठीक है, जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे हमने चूहे से इंसुलिन बनाने वाला जीन अलग कर लिया। अब तक पहले जो इंसुलिन के इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं वो किससे तैयार किए जाते हैं, सुअर से। अब जब से बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी की खोज हुई है, या बायोटेक्नोलॉजी ने इतना अधिक अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है, तो क्या किया बायोटेक्नोलॉजी द्वारा, सबसे पहले चूहे से इंसुलिन बनाने वाले जीन को क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, और उस जीन को निकाल कर कहाँ डाल दिया, प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया। ये प्लाज्मिड वाहक डीएनए अणु, और ये जीन को कहाँ डाल दिया, प्लाज्मिड के यहाँ आ गया। ये जीन हमारा ये प्लाज्मिड के अंदर आ गया। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड को कहाँ डाल दिया, पहले संवर्धन माध्यम में। संवर्धन माध्यम से ये प्लाज्मिड कहाँ आ गई, जीवाणु कोशिका के अंदर। और इस संवर्धन माध्यम को क्लोनिंग की गई, बहुत सारी इस जीन की बहुत सारी क्या बन गई, कॉपीज। उसके बाद इस बैक्टीरियल सेल को जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिलिपियां कहाँ पहुंचा दिया, बायो रिएक्टर में। ठीक है, और बायो रिएक्टर में जाते ही जब पीएच भी मिला, ऑक्सीजन मिली, पोषक पदार्थ मिले, तो जीवाणु कोशिकाओं ने वृद्धि की और क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनाना शुरू किया। और हमारे जीन से भी प्रोटीन बनना क्या हो गई, शुरू। और कौन सा प्रोटीन बना, कौन सा जीन डाला था, इंसुलिन बनाने वाला। तो इंसुलिन कहाँ बन रहा है, औद्योगिक स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं उसके इंजेक्शन थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। तो ऐसे बहुत सारे उपयोगी उत्पाद किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, आज बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने आपको प्रिंसिपल बताए और उसके बाद क्रियाविधि। क्रियाविधि में एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले कि वांछित डीएनए खंड का हम विघटन और वरण करते हैं, जिस भी कोशिका से निकाला, जैसे चूहे से निकालना है, चूहे की कोशिका से, तो पहले क्या किया, विघटन किया, आइसोलेट किया, फिर चयन किया, फिर वाहक डीएनए अणु का चयन किया, फिर दोनों को मिला दिया, फिर इसको पुनः युगल डीएनए को पोषक कोशिका में प्रवेश करा दिया। पोषक कोशिका से प्लाज्मिड का क्या कर दिया, चयन। उसके बाद क्या की, क्लोनिंग। और क्लोनिंग के बाद अगर हमें औद्योगिक स्तर पर उस उत्पाद का निर्माण करना है तो हमने उसको कहाँ पहुँचा दिया है, बायोरिएक्टर्स के। ओके, थैंक यू। आज आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है,